सर, मुझे यूपी भूगोल के नक्शे और भौतिक विभाजन को समझने में थोड़ी उलझन होती है। सब कुछ आपस में मिल जाता है। राहुल, ये उलझन लगभग सभी छात्रों को होती है। जी सर। इसीलिए आज हम इन स्लाइड्स के माध्यम से नक्शे और ट्रिक्स के साथ इस विषय को समझेंगे। ठीक है सर। आज हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति और मानचित्र से जुड़े सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को परीक्षा के दृष्टिकोण से जानेंगे। जी। आप देख रहे हैं टारगेट विद एग्जाम, जहां हम हर विषय को परीक्षा के लिए तैयार करते हैं। मेरा वादा है, इस क्लास के बाद यूपी भूगोल के नक्शे आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है सर। तो हम पहली स्लाइड से शुरू करते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश की अवस्थिति और विस्तार के बारे में बताया गया है। बिल्कुल राहुल। देखिए, सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु जो परीक्षा में सीधे पूछा जाता है वो ये है कि उत्तर प्रदेश प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। गोंडवाना लैंड का, ठीक है। हाँ, अब इसके विस्तार को देखें तो अक्षांश है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतर है 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ये आंकड़े याद रखने हैं। जी सर। और विस्तार की बात करें तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई वो थोड़ी कम है, 240 किलोमीटर। अच्छा। क्षेत्रफल भी बहुत महत्वपूर्ण है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। 7.33%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा है सर? बहुत अच्छा सवाल राहुल। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में चौथा स्थान है। ये सभी आंकड़े सीधे परीक्षा में पूछे जाते हैं। सर, अगली स्लाइड में सीमावर्ती राज्यों के बारे में है। ये याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है कि कौन से राज्य की सीमा लगती है। इसे हम बहुत आसानी से समझेंगे राहुल। नक्शे पर ध्यान दो। उत्तर प्रदेश की सीमा कुल 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश जो कि दिल्ली है जी, और एक देश यानी नेपाल से लगती है। तो कुल मिलाकर 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। एकदम सही। परीक्षा में अक्सर यही संख्या पूछी जाती है। अब देखो, उत्तर में है उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश भी। हाँ, और ध्यान दें, हिमाचल प्रदेश से सबसे छोटी सीमा लगती है। ये केवल सहारनपुर जिले को छूती है, बस एक जिला। अच्छा, सिर्फ सहारनपुर। पश्चिम में है हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के साथ तो काफी लंबी सीमा लगती होगी। बिल्कुल। यहाँ एक और महत्वपूर्ण तथ्य है। मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा लगती है जो यूपी के 11 जिलों को छूती है। 11 जिले? जी। और पूर्व में है बिहार और झारखंड। जी सर, अब ये क्लियर हो गया। चलो, अब अगली स्लाइड पर आते हैं। सर, नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले 7 जिलों को याद करने की क्या कोई ट्रिक है? अक्सर भूल जाता हूँ। हाँ राहुल, बिल्कुल है। स्लाइड पर ध्यान से देखो। नेपाल के साथ हमारी 599 किलोमीटर लंबी सीमा है जो 7 जिलों से लगती है। जी। इसकी ट्रिक है, पीला बांस लेकर बलराम ने सीधा किया। पीला बांस लेकर बलराम ने सीधा किया। हाँ, अब इसे समझते हैं। पीला से पीलीभीत, पीलीभीत। बांस से बहराइच, लेकर से लखीमपुर खीरी जो सबसे बड़ा जिला भी है। लखीमपुर खीरी, ठीक है। बलराम से बलरामपुर, ने सिर्फ नेपाल याद रखने के लिए। अच्छा। और सीधा से 2 जिले हैं, सिद्धार्थनगर और श्रावस्ती। और अंत में किया से महाराजगंज। वाह सर। ये क्रम पश्चिम से पूर्व की ओर है। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये ट्रिक तो बहुत अच्छी है सर। क्या बिहार के लिए भी ऐसी ही कोई ट्रिक है? हाँ, बिहार के साथ भी 7 जिले लगते हैं। हाँ? इसकी ट्रिक भी है। बताइए सर। ट्रिक है, बिहार के महाराजा ने खुशी से देवरिया में बाली पहनी। महाराजा ने खुशी से देवरिया में बाली पहनी। हाँ, तो महाराजा से महाराजगंज, खुशी से कुशीनगर, देवरिया तो देवरिया ही है, और बाली से बलिया जो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। अच्छा, बलिया सबसे पूर्वी जिला है। जी। इसके अलावा गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र भी हैं। नक्शे में इनकी स्थिति देखो, ये उत्तर से दक्षिण की ओर हैं। जी सर, अब ये स्पष्ट हो गया है। उत्तराखंड की सीमा के बारे में क्या खास है सर? उत्तराखंड से भी 7 जिले लगते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। इसमें भी 7 है। हाँ, यहाँ नक्शे में ध्यान देने वाली बात यह है कि सहारनपुर और पीलीभीत ये जंक्शन बिंदु हैं। मतलब ये अन्य राज्यों की सीमाओं को भी छूते हैं। जी। चलो, अब एनसीआर वाले पॉइंट पर आते हैं। हाँ सर, एनसीआर में यूपी के कितने जिले शामिल हैं? इसमें अक्सर भ्रम होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है राहुल, और परीक्षा में यहाँ से सवाल बनता ही बनता है।
एनसीआर में यूपी के कुल 8 जिले शामिल हैं। 8 जिले कौन कौन से हैं सर? मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर। ठीक है। अब देखो, परीक्षा के लिए चेतावनी, ध्यान रखना मथुरा और अलीगढ़ एनसीआर में शामिल नहीं हैं। लेकिन सर इनके बारे में तो काफी खबरें आती हैं। वो केवल प्रस्तावित हैं राहुल, शामिल नहीं हुए हैं, और परीक्षा में अक्सर यही विकल्प देकर फंसाया जाता है। समझ गया सर, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब सबसे उत्तरी और दक्षिणी जिलों को भी देख लेते हैं। जी। सहारनपुर, जैसा हमने पहले भी बात की, ये यूपी का सबसे उत्तरी बिंदु है और ये 3 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा से अपनी सीमा साझा करता है। 3 राज्य। हाँ, और सबसे दक्षिणी बिंदु है सोनभद्र। इसे भारत की ऊर्जा राजधानी भी कहते हैं। ऊर्जा राजधानी, ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ खनिज और बिजली के प्लांट बहुत हैं। पर इसकी सबसे खास बात यह है कि ये एकमात्र जिला है जो 4 राज्यों को छूता है। 4 राज्यों को? कौन कौन से? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ये प्रश्न पीसीएस और आरओएआरओ में कई बार पूछा गया है। ये तो बहुत ही दिलचस्प है सर। है ना? चलो अब हम प्रदेश के अंदरूनी विभाजन को समझते हैं। जी सर। अब हम भौतिक विभाजन पर आते हैं। जी। स्लाइड में 3 भाग दिखाए गए हैं। हाँ राहुल। उत्तराखंड बनने के बाद उत्तर प्रदेश को मुख्य रूप से 3 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला, उत्तर में भाबर एवं तराई क्षेत्र। भाबर और तराई। दूसरा, मध्य में गंगा का मैदान जो सबसे बड़ा हिस्सा है। और तीसरा, दक्षिण का पठारी भाग। ठीक है। अब हम एक एक करके इन्हें विस्तार से समझेंगे। सर, ये भाबर क्षेत्र क्या होता है? देखो राहुल, भाबर क्षेत्र शिवालिक की तलहटी में है। जब नदियां पहाड़ों से उतरती हैं तो अपने साथ लाए कंकड़ पत्थर जमा कर देती हैं। अच्छा, तो ये पथरीला इलाका है? एकदम। और इन पत्थरों के नीचे नदियां भूमिगत या विलुप्त हो जाती हैं, मतलब दिखना बंद हो जाती हैं। नदियां गायब हो जाती हैं? हाँ, कुछ समय के लिए। ये सहारनपुर से कुशीनगर तक एक पतली पट्टी के रूप में फैला है। पश्चिम में ये चौड़ा और पूर्व में संकरा है। तो यहाँ खेती तो नहीं हो पाती होगी? बिल्कुल नहीं। कंकड़ पत्थर के कारण ये कृषि के लिए अनुपयुक्त है। तो फिर तराई क्षेत्र इससे कैसे अलग है सर? भाबर के ठीक दक्षिण में तराई क्षेत्र है। और यहाँ बहुत दिलचस्प चीज होती है। क्या सर? जो नदियाँ भाबर में विलुप्त हुई थीं, वो यहाँ फिर से सतह पर आ जाती हैं। अच्छा। इसी वजह से ये एक दलदली और नमी वाला क्षेत्र बन जाता है। यहाँ की मिट्टी महीन कणों वाली होती है, जिसे फाइन एल्यूवियम कहते हैं। तो ये खेती के लिए अच्छा होगा? बहुत अच्छा। ये क्षेत्र धान और गन्ने की खेती के लिए आदर्श है। जी। लेकिन नमी और मच्छरों की अधिकता के कारण यह क्षेत्र खासकर गोरखपुर के आसपास जापानी इंसेफ्लाइटिस से भी प्रभावित रहता है। मतलब भूगोल का सीधा असर स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। बिल्कुल। अब मध्य भाग पर आते हैं। सर, गंगा के मैदान की क्या विशेषताएं हैं? ये प्रदेश का सबसे बड़ा और सबसे उपजाऊ भाग है राहुल। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों, मतलब सेडिमेंट्स से हुआ है। जी। इसका ढाल या स्लोप उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है, इसीलिए प्रदेश की अधिकांश नदियां इसी दिशा में बहती हैं। जी सर। इसे भी हम 2 मुख्य भागों में बांटते हैं, बांगर और खादर। हाँ सर, बांगर और खादर में क्या अंतर है? ये हमेशा कंफ्यूज करता है। ये बहुत ही बुनियादी और महत्वपूर्ण अंतर है राहुल, इसे आसानी से समझो। जी। बांगर, ब से बांगर और समझो बंजर या पुरानी। यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। यहाँ अब बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता। अच्छा, ऊंचाई पे होता है ये? हाँ, इसमें कैल्शियम की ग्रंथियां यानी कंकड़ पाए जाते हैं और यह खादर की तुलना में कम उपजाऊ होती है। और खादर? खादर, ख से खादर और खाद से याद रखो, यह नवीन जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ हर साल बाढ़ का पानी पहुँचता है, जिससे मिट्टी की नई परत बिछ जाती है। तो ये बहुत उपजाऊ होती होगी? अत्यधिक उपजाऊ होती है। इसे कछार भी कहते हैं। सर, स्लाइड में मैदानी उप विभाग भी दिखाए गए हैं। ये दोआब क्षेत्र क्या है? हाँ, गंगा यमुना के बीच के क्षेत्र को हम दोआब कहते हैं। इसे 3 भागों में बांटा गया है। ऊपरी दोआब, जो सहारनपुर से बुलंदशहर तक है। ऊपरी दोआब। फिर मध्य दोआब, अलीगढ़ से कन्नौज तक। और फिर निचला दोआब, कानपुर से प्रयागराज तक। जी सर, समझ गया। चलो अब आखिरी भाग पर चलते हैं। सर, अब अंतिम भाग दक्षिण का पठार। हाँ, ये प्रायद्वीपीय भारत का ही उत्तरी विस्तार है, जिसे हम बुंदेलखंड पठार के नाम से भी जानते हैं। बुंदेलखंड? ये नीस और ग्रेनाइट जैसी प्राचीन कठोर चट्टानों से बना है। और सर, इसका ढाल किस तरफ है? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका ढाल गंगा के मैदान से उल्टा है, दक्षिण से उत्तर की ओर। दक्षिण से उत्तर? हाँ,
इसीलिए चंबल, बेतवा, केन जैसी नदियां दक्षिण से उत्तर की ओर बहकर यमुना में मिलती हैं। ये तो बिल्कुल उल्टा है। सर, बुंदेलखंड में कौन-कौन से जिले आते हैं? इन्हें याद करने की कोई ट्रिक है? इसमें कुल 7 जिले आते हैं। इसकी एक आसान ट्रिक है। झांसी की रानी ने ललित और हमीर को जालौन भेजा। झांसी, ललितपुर, हमीरपुर और जालौन। बिल्कुल। और बाकी 3 हैं बांदा, महोबा और चित्रकूट। ठीक है सर। ये एक शुष्क क्षेत्र है और यहाँ लाल मिट्टी पाई जाती है, जो दलहन और तिलहन के लिए अच्छी होती है। सर, आखिरी स्लाइड्स में बीहड़ और अवनालिका अपर्दन के बारे में है। इसका क्या मतलब है? राहुल, पठारी नदियां विशेषकर चंबल अपने बहाव क्षेत्र में मुलायम मिट्टी को काटकर गहरे गड्ढे बना देती हैं। इन्हीं को बीहड़ या रवीन्स कहते हैं। अच्छा, जो चंबल की बीहड़ प्रसिद्ध है? वही। ये इटावा और आगरा क्षेत्र में प्रमुखता से देखे जाते हैं। मिट्टी के इस तरह के कटाव को अवनालिका अपर्दन या गुली रोजन कहते हैं। ये एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। जी सर, आज सब कुछ बहुत अच्छे से समझ आ गया। इस पीडीएफ को रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? राहुल, इसका सबसे अच्छा तरीका है इस पीडीएफ को अपने सामने रखकर एक खाली नक्शे पर इन सभी जिलों और क्षेत्रों को 2 बार बनाने का अभ्यास करो। मैप पर प्रैक्टिस। हाँ, अगर नक्शे के साथ 2 बार रिवीजन कर लोगे तो परीक्षा में कोई गलती नहीं होगी। जी सर, मैं जरूर करूंगा। याद रखना, भूगोल में चयन रटने से नहीं बल्कि समझने से आता है। जी सर। टारगेट विद एग्जाम के साथ बने रहिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, परीक्षा को पास करना सिखाते हैं। धन्यवाद।